Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास जैव अकार्बनिक की बात चल रही थी, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु आयनों की जैविक भूमिका। ठीक है, अभी तक जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु आयन। क्षार और क्षारीय मृदा धातु आयन तो आप समझते होंगे कौन कौन से होते हैं। एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो ये हमारे पास क्या है, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु आयन। जो एस ब्लॉक की शुरू की सीरीज आती है ना, दो स्टार्टिंग वाली को क्या बोलते हैं, क्षार धातु, और दूसरी वाली को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। आपने देखी होगी। ठीक है, जो हमारे पास आती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और जो दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास कौन सी, सोडियम, सोडियम तो हो गया। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आती है कौन सी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, वो वाली। तो ये दोनों जो सीरीज होती है स्टार्टिंग की, जो एस ब्लॉक की है, इनको ही हम क्या बोलते हैं, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा तत्व हमारे पास जीवों में यानी कि जैविक क्रियाओं में, बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो हमको पढ़नी है। जीवों में किस तरीके से काम में आता है। ठीक है, कौन कौन से तत्व हमें काम में आते हैं। वैसे तो हमारे पास कैल्शियम दिया हुआ है, लेकिन और तत्वों के बारे में भी हमारे पास कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आज का इसके अंदर टॉपिक है वो है सोडियम व पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम व पोटेशियम पंप। देखो, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, हालांकि ये आसपास ही है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे ही आते हैं, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। केमिकली देखें इनको, रासायनिक दृष्टि से देखें, केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें, तो ये दोनों लगभग सेम है, दोनों लगभग सेम है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखो, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन जैविक दृष्टि से दोनों का अलग महत्व है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। जैविक दृष्टि से यानी कि बायोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि जीवों में किस तरीके से काम में आते हैं वो। अब देखो, अधिकांश जो हमारे पास जीव हैं, पादप हैं, ठीक है, उनमें सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश जीवों में सोडियम व पोटेशियम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सोडियम व पोटेशियम करते क्या हैं, सोडियम और जो पोटेशियम है ना, कोशिका के जीव द्रव्य को बनाए रखने का काम करते हैं, कोशिका का संतुलन, या फिर आप ये लिख लीजिए, कोशिका का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं, संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं, ये लिख लीजिए, बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, कौन, सोडियम और पोटेशियम। कौन बच्चों, सोडियम और पोटेशियम। वैसे अलग अलग हैं, जैविक दृष्टि से बिल्कुल अलग है, केमिकली एक जैसे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे पास बात करते हैं, देखो जो हमारे पास सोडियम है वो कोशिका के बाहर होता है ज्यादा मात्रा में। देखो, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही कोशिका के अंदर भी होते हैं, कोशिका के बाहर भी होते हैं, लेकिन सोडियम जो है कोशिका के बाहर सांद्रित होता है ज्यादा मात्रा में। ठीक है, कोशिका के बाहर सांद्रित होता है, और जो पोटेशियम है
वो कोशिका के अंदर सांद्रित होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, कोशिका के अंदर ज्यादा मात्रा में सांद्रित होता है। ठीक है, क्या बात याद रखनी है, जो सोडियम आयन है वो कोशिका के बाहर सांद्रित होता है, जो पोटेशियम आयन है वो कोशिका के अंदर सांद्रित होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर देखो, अगर हम बात करें कोशिका के बाहर सोडियम और पोटेशियम आयनों की, किसकी, सोडियम और पोटेशियम आयनों की, किसके, कोशिका के बाहर। तो जो सोडियम है वो हमारे पास पाया जाता है 0.15 m कोशिका के बाहर, और पोटेशियम कितना पाया जाता है 0.004 m, कितना, 0.004 m, 00। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये सोडियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कोशिका के अंदर की बात करते हैं, इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर। ठीक है, तो कोशिका के अंदर भी हमारे पास सोडियम और पोटेशियम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे होता क्या है, अब यहां पे कोशिका के अंदर जो पोटेशियम है ना वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है 0.15 m। ठीक है, 0.15 m, और जो सोडियम है वो लगभग 0.01 m। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि कोशिका के बाहर सोडियम ज्यादा मात्रा में होता है और पोटेशियम कोशिका के अंदर ज्यादा मात्रा में सांद्रित होता है। ठीक है, कोशिका के बाहर सोडियम और पोटेशियम की सांद्रता इतनी होनी चाहिए, ये बात याद रख लेना, इतनी होनी चाहिए, और कोशिका के अंदर सांद्रता इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोशिका का जो बैलेंस है, कोशिका का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैथ वालों। ठीक है, बायो वाले तो समझ रहे होंगे। जो हमारी सेल है उनमें इस तरीके का बैलेंस होना चाहिए, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब देखो सोडियम और पोटेशियम का इस तरीके का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या काम आता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, कोई मोटर वाला पंप नहीं है या फिर कूलर वाला पंप नहीं है जो आप सोचते हो, लेकिन हाँ काम कुछ कुछ उसी तरीके से करता है, इसलिए हमने इसको पंप बोल दिया, पंप करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन ये मत सोच लेना हमने पानी भरने वाली मोटर लगा दी इसमें, पानी भरने वाला पंप लगा दिया इसमें, तो पंप सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, वो पानी भरने वाला पंप नहीं है। ठीक है, और ना ही हमारे पास कूलर वाला पंप है, टुल्लू पंप होता है ना आजकल, वो जो पहले पंप लगते थे वो तो आजकल आते नहीं है कूलरों में, आजकल नए नए पंप आते हैं, आजकल वो टुल्लू पंप आता है छोटा सा, है ना, जो 1 साल चलता है, 1.5 साल चलता है, खराब हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर आयनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इतनी सांद्रता को बनाए रखने के लिए हमारे पास सोडियम और पोटेशियम पंप काम करता है। ठीक है, कौन काम करता है, सोडियम और पोटेशियम पंप। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं कि आयनों की इतनी सांद्रता को बनाए रखने के लिए, इतनी सांद्रता को बनाए रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। ठीक है, आयनों की इतनी सांद्रता को बनाए रखने के लिए कौन काम करता है बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। अब देखो काम करता कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या है, इसको मिटाना है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आने वाली है
देखो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, और किसी भी बुक में ढूंढोगे वो जल्दी से नहीं मिलेगा। हालांकि वो एमएससी की बुक में है, लेकिन डायग्राम इतना सरल है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास देखो, हमारे पास मैं ये कोई सेल बना रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बना रहा हूँ, सेल बना रहा हूँ। ये हमारे पास कोई सेल का भाग है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई सेल का भाग है। सेल में और भी चीजें होती हैं, आपको पता है सेल में और भी चीजें हो सकती हैं। ये सेल है, ठीक है, आपको किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है। आपको तो सिर्फ ये याद रख लेना कि ये जो भाग है ये बाहर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग क्या है, बाहर वाला है, ये यहाँ वाला भाग क्या है, अंदर वाला है, ये क्या है, अंदर वाला भाग है, ठीक है। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक एटीपी अणु, एटीपी अणु जानते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो सोडियम और पोटेशियम आयन अंदर और बाहर जाते रहते हैं, सोडियम आयन बाहर जाता रहता है और पोटेशियम आयन अंदर आता रहता है, ठीक है। पोटेशियम आयनों की आयन की जरूरत जो है वो अंदर होती है और सोडियम आयनों की बाहर होती है, ठीक है। अब ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इनको आने जाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। तो इनके परिवहन के लिए जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो हमको किससे मिलती है, एटीपी से मिलती है। जैसे हमको चलने फिरने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से, ऐसे इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैथ वाले बच्चे भी हैं। तो एटीपी का नाम सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसका क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है, ठीक है, इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कारण, ठीक है, आप देखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कारण हमारे पास जो सोडियम आयन हैं वो बाहर जाते हैं, ठीक है, सोडियम आयन बाहर जाते हैं। कितने सोडियम आयन बाहर जाते हैं, 3, एक बार में 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं, 1 2 3 सोडियम आयन बाहर निकल सकते हैं। किसके कारण, एक एटीपी के कारण। 3 सोडियम आयनों को बाहर निकालने के लिए कितने एटीपी की जरूरत पड़ती है, एक एटीपी की जरूरत पड़ती है। एटीपी का जल अपघटन होता है, क्या होता है, एटीपी का जल अपघटन होता है, ठीक है। और हमारे पास एटीपी और बाहर अंदर आने के लिए, अंदर क्या है, अंदर कितने आयन आते हैं, 2 पोटेशियम आते हैं। एक बार में 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन क्या आते हैं, अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने 2 बना दिए, ठीक है, 1 2 पोटेशियम आयन क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये जो सारी एनर्जी है वो हमको कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है, ठीक है। और एटीपी बाद में किस में चेंज हो जाता है, यही बना देता हूँ, एटीपी जो बाद में चेंज हो जाता है वो किस में चेंज हो जाता है, एडीपी में चेंज हो जाता है। एटीपी का जल अपघटन हो गया, एटीपी का जल अपघटन हो गया, एटीपी क्या हुआ, टूट गया, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ट्राइफॉस्फेट से अब क्या बन गया, वो डाइफॉस्फेट बन गया, वो क्या बन गया, डाइफॉस्फेट बन गया। और एक फास्फेट हमारे पास क्या हो गया, अलग हो गया, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन गया, ठीक है। तो एक एटीपी क्या काम कर रहा है, 3 सोडियम आयनों को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, और 2 पोटेशियम आयनों को अंदर की तरफ लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसको ही हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। एक ये वाली जगह पता है क्या है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम बाइंडिंग साइट,
और ये वाली कौन सी है, पोटेशियम बाइंडिंग साइट। आप कहेंगे ये क्या होता है, देखो यहां पे अंदर और बाहर दोनों आयन होते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन। जब देखो अंदर यहाँ पे सोडियम आयन क्या होते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, और धीरे धीरे जब इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है, जब इनकी सांद्रता बढ़ जाती है तो इनको बाहर निकाल दिया जाता है ना, एटीपी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और ये पोटेशियम आयनों को अंदर ले लिया जाता है। बस इतना सा काम होता है। अब आप कहेंगे ये अंदर और बाहर किस तरीके से होता है, अंदर और बाहर किस तरीके से होता है, तो देखो जब हमारे पास यहाँ पे सोडियम आयन इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पे सेट हो जाते हैं, और बाइंडिंग ये पोटेशियम वाले यहाँ आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये घूम जाता है, ठीक है, ये घूम जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने देखा होगा वो जैसे गेट होते हैं ना घूमने वाले, नेहरू पार्क गए होगे, कंपनी बाग गए होगे, वहाँ पे घूमने वाले गेट हैं, ठीक है, आप उसमें खड़े होते हो और फिर उसको ऐसे घुमा देते हो, ठीक है, अंदर वाला बाहर चला जाता है और बाहर वाला अंदर, ठीक है। जैसे आपका दोस्त अंदर से आ रहा है और आप बाहर से जा रहे हो और आपने घुमा दिया, तो एक अंदर वाला बाहर चला जाएगा घुमाने पर और बाहर वाला अंदर, ठीक है। ऐसे ही इसका ये भाग क्या है, कुछ इस तरीके से घूम जाता है। तो जो सोडियम आयन अंदर की तरफ होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और जो बाहर की तरफ होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार में होता क्या है, एक एटीपी की वजह से 3 ही सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन क्या होते हैं, अंदर आते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और सोडियम आयन बाहर निकल जाते हैं और पोटेशियम आयन अंदर आ जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। इतनी सांद्रता हमारे पास होनी चाहिए, है ना। आपको सिर्फ इतना सा करना है। मुझे नहीं पता बुक में क्या दिया हुआ है, कौन सी रामायण दी गई है, कौन सी बकवास दी गई है, आपकी बुक कौन सी है। जो जिसके पास भी बुक है 3rd ईयर की, वो खोल के देखना ही मत, और खोल के देखो तो एक बार देखना उसमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है। हो सकता है अधिकांशों को समझ में नहीं आए उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, स्टैंडर्ड डायग्राम है। कई बुकों में नहीं मिलेगा, बुकों में तो मिलेगा ही नहीं जल्दी से, ठीक है। ये आपको नेट पे मिल जाएगा या फिर आपको एमएससी की बुक में मिलेगा। सबसे सरल डायग्राम ये है, ठीक है। और मैं तो सिर्फ वही बात करता हूँ जो सबसे सरल है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी काम पढ़ेंगे कल। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।